नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आधुनिक भारत की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आगे हम लोग आज बात करेंगे 1857 तक के महत्वपूर्ण इतिहास की। इसमें हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति को 1757 से लेकर के 1857 के बीच की। दोस्तों, अगर सीधे तौर पर बात की जाए तो पिछले वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्लासी युद्ध को जीतने के साथ ही अंग्रेजों ने जो शुरुआत की भारत में, उसकी यथास्थिति को मजबूत करने और एक सुदृढ़ तरीका यह कह दिया जाए कि भारत में एक वास्तविक स्थिति अपने शासन की मजबूत करने को लेकर के जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब क्योंकि दोस्तों बंगाल पर पूरा प्रभुत्व आ गया और बक्सर युद्ध के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा इलाहाबाद की संधि, जिसके माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो पूरी शक्ति थी वो भी अंग्रेजों को मिल गई। और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने यह भी ध्यान दिया कि जो राजस्व का अधिकार रहा मूलतः वो कंपनी के पास चला गया और नाम मात्र के ही यहाँ के जो शासक रहे या मुगल शासक वो सब रहे, पेंशन आश्रित हो गए। और फिर इसके बाद अंग्रेजों की जो वास्तविक चाल थी वो वहां से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, इस पूरे सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यथास्थितियां रही 1757 से लेकर के 1857 के मध्य। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की बात की जाएगी दोस्तों, और साथ साथ किस प्रकार से विद्रोह का स्वर मुखर होता है उसकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और इसके मध्य का जो इतिहास होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि रॉबर्ट क्लाइव, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे अंग्रेज का नाम हम ले रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिसे कि भारत में अंग्रेजी जो शासन प्रशासन है उसका जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि रॉबर्ट क्लाइव जब अपार धन संपदा लूट करके ब्रिटेन पहुंचा, इंग्लैंड पहुंचा, तो वहां पर यह देखा, उसने ये बताया कि ये भारत से लूट करके लाया गया ये पूरा का पूरा जो भी धन संपदा है। तो उसमें देखा गया, तो ये देखा गया कि किस प्रकार से उसने पूरी इस लूट को अंजाम दिया। एक लूट हम लोग यहां पर इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि अंग्रेजों का जो पूरा मोटो था, जो पूरा ध्यान था, वो भारत की धन संपदा पर था और अथाह धन संपदा पर था। दोस्तों, बंगाल को ऐसे ही कामधेनु नहीं कहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर अपने वक्तव्य में कहा ब्रिटेन में, जब उससे पूछा गया पार्लियामेंट में कि ये किस प्रकार से आपकी स्थिति वहां पर रही, तो उसने बताया कि ये जो धन संपदा हम लूट करके लेके आए हैं, ये एक छोटे से राज्य के, एक देश के, यानी भारत में एक छोटे से राज्य, एक बंगाल एक राज्य की बात करें हम लोग, एक छोटे से राज्य के एक छोटे से शहर के एक हिस्से की लूट है। और अगर कुल संपदा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि 700 से अधिक जहाजों, जी हाँ दोस्तों, 700 से अधिक जहाजों में वो पूरा का पूरा धन लूट करके ले गया। यहां पर दोस्तों हम लोग जहाजों की बात कर रहे हैं, बड़ी शिप की बात कर रहे हैं, ना कि यहां पर नौकाओं की। तो इस लूट को चरणबद्ध तरीके से फिर आगे वारेन हेस्टिंग ने बढ़ाने का कार्य किया, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो जैसे ही इतना धन संपदा देखी वहां पर ब्रिटिशर्स ने, तो उनको लगा कि वास्तव में हमारे लिए तो भारत एक बहुत ही अच्छा, अपने देश की समृद्धि के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। तो क्यों ना इसको चरणबद्ध तरीके से और एक नियमित तरीके से लूटने का कार्य किया जाए। तो दोस्तों, जो पीछे स्थिति मजबूत करके रॉबर्ट क्लाइव गया, उसी को आगे वारेन हेस्टिंग ने बढ़ाने का कार्य किया। अच्छा, इस दौरान फिर हम लोगों ने पढ़ा, आने वाले जो भी गवर्नर जनरल रहे, सबने नीतिगत तरीके से अलग अलग माध्यम से भारत को लूटने का प्रयास किया। इसी बीच में कुछ भारतीय, या कह सकते हैं कुछ प्रतिशत की जो जनता रही, वो अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध उनका जो स्वर था वो मुखर हुआ। इस स्वर मुखर होने के परिदृश्य में हम लोग कुछ विद्रोहों को देखते हैं। तो जिसमें अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर कि विद्रोहों को अगर हम लोग बात करें, तो वो अलग अलग प्रकार से हम लोग उसको बांट सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक बात की जाए दोस्तों नागरिक विद्रोहों की, फिर हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों किसान विद्रोह की या कृषक विद्रोह की, फिर हम लोग यहां पर बात करें जनजातीय विद्रोह की, और फिर हम लोग यहां पर बात करें सैन्य विद्रोह की। दोस्तों, नागरिक विद्रोह का कहने का मतलब यहां पर यह है कि अंग्रेजों की जो नीतियां रही वो लगातार भारत में बांटने को लेकर के रही, और उस स्थिति को यथास्थिति अपने पास रखना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा वो फायदा खुद के लिए पहुंचाना चाहते थे, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा वो फायदे में रखना चाहते थे। तो आम नागरिक के ऊपर जब टैक्स का बोझ पड़ता गया, क्योंकि राजस्व वसूलने का अधिकार उनको लगातार मिलता गया। अच्छा, इस दौरान अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, तो दक्षिण भारत में अगर कोई एक ऐसी शक्ति अगर हम लोग देखें जो अंग्रेजों का डट करके मुकाबला कर सकता था, तो वो था मराठा। लेकिन दोस्तों गौर करने की बात यहाँ पर यह है
कि मराठा जो कि शक्तिशाली होने के बावजूद भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाए या उनसे मुकाबला नहीं कर पाए, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह रहा कि ये सब बिखरे हुए थे। यानी चाहे तो हम लोग पेशवाओं की बात करें या फिर गायकवाड़ की बात करें या होलकर की बात करें या सिंधिया की बात करें, सब आपसी तौर पर लड़ रहे थे। तो उसी लड़ाई का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने पहले तो जब मराठा शक्ति प्रबल थी तो दक्षिण भारत में विशेष करके इनके विरुद्ध वो नहीं भिड़े, लेकिन धीरे धीरे जब इनको आपस में लड़ा करके इनकी शक्तियों को कमजोर किया तो फिर मराठों को फिर वहां से हटाने का कार्य किया। और फिर अंततः हम लोगों ने देखा कि दक्षिण भारत में जो चुनौती प्रस्तुत करना चाहिए था मराठाओं को, वो नहीं हो पाई। और फिर एक तौर पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात भी की है दोस्तों कि दक्षिण में जैसे कि अगर हम लोग देखें हैदर अली और टीपू सुल्तान को, पीछे वीडियो में इनकी हम लोग बात कर चुके हैं, या पूरे मैसूर क्षेत्र को। तो दोस्तों ये एक स्वतंत्र राज्य का वीडियो पीछे दिया जा चुका है, उसको आप लोग देख लेंगे या नहीं देखा होगा तो मैसूर एक ऐसा राज्य था जिसने एक प्रबल अंग्रेजों के विरुद्ध एक अपनी प्रबल शक्ति का प्रदर्शन किया, बावजूद इसके लगातार भिड़े और फिर अंततः हम लोगों ने पढ़ा कि टीपू सुल्तान फिर मारा गया और उसके बाद मैसूर जो क्षेत्र था वो भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इधर मराठाओं के अलगाव का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और जिसको लेकर के दक्षिण भारत में भी अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेजों के विरुद्ध अगर विद्रोह की हम लोग बात करें तो नागरिकों का जो सीधा सा विद्रोह था अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध रहा। और दोस्तों कृषक विद्रोह इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि ये वो समय पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग जहां पर अब ब्रिटेन अपनी जो औद्योगिक मजबूती है उसको बढ़ाना चाह रहा था। ध्यान देंगे दोस्तों, औद्योगिक रूप से मजबूती वो अपना बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है अगर ब्रिटेन में हम लोग औद्योगिकरण की शुरुआत की बात करें दोस्तों तो 1770 और उसके बाद से जो है बहुत तेजी के साथ ब्रिटेन में औद्योगिकरण किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। तो दोस्तों इसके लिए क्या हुआ कि मनमाने तरीके से उद्योगों को फायदा पहुंचाने वाली जो फसलें थी या जो रॉ मटेरियल चाहिए था उसके लिए उन्होंने विवश किया किसानों को, और यही कारण रहा कि किसानों ने अंग्रेजों का विरोध करना धीरे धीरे शुरू किया। दोस्तों जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो स्थानीय तौर पर जो डेवलपमेंट वो अपने नजरिए से कर रहे थे, अपने खुद को मजबूत करने के लिए कर रहे थे, तो उनका सीधा सा विद्रोह यहाँ पर जनजातियों का हुआ। और अगर हम लोग यहाँ पर सैन्य विद्रोह की बात करें तो दोस्तों अगर सेना की हम लोग बात करें, कंपनी की सेना, इसको आप ऐसे समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा, देखिएगा। कंपनी की सेना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक पहले ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से आए हुए लोग जो सेना में रहे कंपनी के साथ, और दूसरे भारतीय। तो कारण क्या रहा दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तुलना में भारतीयों के साथ लगातार भेदभाव किया जाता था। अच्छा, इस भेदभाव का तरीका यह रहा कि ब्रिटिशर्स एक तो हीन भावना से भी देखते हैं भारतीयों को। अच्छा, भारत में जो लोग भारतीय जो सेना में जुड़े, यहाँ पर कंपनी के साथ सेना में जुड़े, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी रही उसको लेकर के, लेकिन एक आंतरिक जो भावना, एक देश प्रेम की जो भावना होती है वो हर सैनिक के मन में होती है, वो आप जानते हैं। तो उसको लेकर के दोनों के मध्य ये टकराव जारी रहा। अच्छा, इसी का रिजल्ट निकला कि फिर अंततः यहाँ पर सेना के द्वारा, अब सेना का मतलब यहाँ पर सैन्य विद्रोह का मतलब यहाँ पर दोस्तों भारतीय सेना से है, उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्रोह से, नागरिक, किसान और जनजातीय विद्रोह, सैन्य विद्रोह की दोस्तों हम लोग सीधे से बात करेंगे 1857 के विद्रोह में, तो ये डिटेल टॉपिक होगा, इसको फिर हम लोग आगे कवर करेंगे। यहां पर अभी हम लोग इन तीन विद्रोह को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और इसको आसानी से समझने के लिए ऑन मैप हम लोग देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट जो विद्रोह होते हैं वो किस प्रकार से रहे और उन पे नेतृत्व करता कौन रहा और वो विद्रोह कब कब हुए, तो उनको जल्दी से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं ऑन मैप सभी इंपॉर्टेंट जो विद्रोह रहे उनको। और इसको देखने से पहले दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे 1757 से लेकर के 1857 तक के महत्वपूर्ण विद्रोह की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इस विद्रोह को कुल हम लोग अगर जोड़े तो इसके 3 चरण फिर हो जाते हैं दोस्तों। इसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कि 1757 से लेकर के जो चरण चलता है और फिर 1795 बल्कि कह सकते हैं, 57 नहीं बल्कि 1795 कह सकते हैं, से लेकर के 1820 का एक चरण होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों 1820 से लेकर के 60 तक का एक चरण, और तीसरा चरण फिर 1920 और उसके बाद के विद्रोहों का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको बता दिया अलग अलग चरणों में, इसको फिर इसका एक ऑडियो आर्टिकल मैं आपको दूंगा, वहां से फिर अगर आप उस ऑडियो आर्टिकल को भी सुन लेंगे तो फिर और यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो आपका मजबूत हो जाएगा। अब इतने सारे विद्रोह देख करके आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि इसको याद कैसे करना है।
तो दोस्तों याद यहाँ पर तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा बार इसका आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा माइंड में, दिमाग में यहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चन जो है बैठ जाएंगे इसलिए। और दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर में बैठना है, पेपर में जाना है, जिससे कि वहां पर एक ऑप्शन आपको जब मिले तो एग्जैक्टली वहां पर आप क्वेश्चन आराम से कर पाए। तो दोस्तों इन अलग अलग 3 चरणों को हम लोग अगर एक साथ यहाँ पर देखें, इमेज वाइज या फिर मैप वाइज इसको अलग अलग देखें, तो क्या क्या याद रखना है इस पे। सबसे पहली बात यहाँ पर हमको विद्रोह याद रखना है। विद्रोह के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, अगर संगठित रूप से विद्रोह रहा, उसका नेतृत्व करता कोई रहा, उसको देखना है। और फिर दोस्तों यहीं से टॉपिक पूरा नहीं हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया इसके बीच के, जैसे अगर आप लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं को अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते हैं, तो जिसमें आपको हेल्प करेगा कि इसके दौरान जो अंग्रेजों की वास्तविक जो स्थितियां रही भारत में, भारत की सामाजिक दशा क्या रही, भारत की आर्थिक दशा क्या रही और राजनीतिक दशा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, इन सब बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले चले देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट विद्रोह को। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले देखें, आज का जो झारखंड है, बिहार, तत्कालीन बिहार और बंगाल पूरा क्षेत्र वही है। तो कोल विद्रोह को आप देख रहे हैं दोस्तों 1831 में, कोल जाति है, ठीक है ना, कोल और संथाल। दोस्तों कोल विद्रोह इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पर याद रखना है, इसका नेतृत्वकर्ता कौन रहा, बुद्धो भगत। नेतृत्वकर्ता कौन रहा दोस्तों, बुद्धो भगत। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग झारखंड में ही संथाल की बात करें तो संथाल विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये पूछा भी गया है। संथाल विद्रोह 1855, नेतृत्वकर्ता हमको याद रखना है सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता किसको याद रखना है, सिद्धू और कान्हू को, ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों तो असम का यह क्षेत्र, अहोम से आप याद रखेंगे असम, अहोम विद्रोह 1828 में, और नेतृत्वकर्ता रहे इसके गोमधर कुंवर। नेतृत्वकर्ता कौन है दोस्तों, गोमधर कुंवर। फिर देखिएगा खासी जनजाति, आप गारो खासी जयंतिया जानते हैं, मेघालय के क्षेत्र, पहले पूरा संयुक्त था असम। तो खासी विद्रोह 1828 से 33 तक चला और इसके नेतृत्वकर्ता रहे दोस्तों तीरथ सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन रहे, तीरथ सिंह। तो याद रखना है अहोम के गोमधर कुंवर और खासी विद्रोह के तीरथ सिंह, ठीक है दोस्तों, खासी विद्रोह के तीरथ सिंह। तो ये स्थानीय तौर पर असम के जनजातीय विद्रोह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पर बंगाल के आसपास के क्षेत्रों को, तो बंगाल में आसपास के क्षेत्रों को अगर हम लोग देखें तो वहाबी आंदोलन, एक वहाबी विद्रोह भी चला 1830 से लेकर के 1860 के मध्य। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सैयद अहमद बरेलवी। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन या वहाबी विद्रोह के नेतृत्व करता तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, ये हमको जरूर याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों सन्यासी विद्रोह, पीछे हम लोग आनंद मठ पढ़ चुके हैं। सन्यासी विद्रोह 1770 और गिर संप्रदाय के द्वारा सन्यासी विद्रोह किया गया, तो ये भी थोड़ा सा हमको याद रखना है। सन्यासी विद्रोह बेसिकली बंगाल राज्य, कहां पर, बंगाल राज्य, ठीक है दोस्तों। तो आराम से इसको देखते हुए चलिएगा। आ जाते हैं हम लोग दोस्तों ओडिशा में। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट देखिएगा यहाँ पर पाइका विद्रोह, ठीक है दोस्तों। कौन सा, पाइका विद्रोह 1870। दोस्तों आपको याद होगा कि जब यहाँ पर पाइका विद्रोह की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 मानते हैं। उड़ीसा सरकार और फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र सरकार के द्वारा भी इस पर जोर दिया गया जब 100 वर्ष इसके पूरे हुए। तो पाइका विद्रोह का एक, अगर 1857 के विद्रोह के पहले के हिस्से को हम लोग देखें तो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम लोग इसको दर्ज करते हैं पाइका विद्रोह को, क्योंकि एक संयुक्त और बड़े स्तर पर विद्रोह रहा। लेकिन हमको याद रखना है कि पाइका विद्रोह का संबंध कहां से दोस्तों, ओडिशा से है और बक्सी जगबंधु इसके नेतृत्व करता रहे। यही उड़ीसा में स्थान है दोस्तों संबलपुर, और जहां पर संबलपुर विद्रोह हुआ 1833 से लेकर के 62 के मध्य, और सुरेंद्र साई। अब देखो लोक सेवा आयोग ने इसका सवाल कैसे पूछा था दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान उड़ीसा में नेतृत्व करता रहे। तो आप देख सकते हैं 1833 से 62 यानी अंतिम समय जो रहा इस संबलपुर विद्रोह का, उसमें नेतृत्व करता कौन रहे, सुरेंद्र साई। तो वहां पर एग्जैक्टली आंसर था 1857 क्रांति का नेतृत्व करता सुरेंद्र साई, उड़ीसा में। स्थान से मैच करने के लिए पूछेगा। फिलहाल 1857 के विद्रोह की बाद में हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ पर चीजों को आप आराम से समझते चलिए। तो संबलपुर विद्रोह दोस्तों याद रखना है सुरेंद्र साई के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा बंगाल और बिहार का ही क्षेत्र, यहीं पर दोस्तों पागलपंथी विद्रोह 1813 में। पागलपंथी एक संप्रदाय को लेकर के 1813 में। पागलपंथी इसलिए इसको कहा गया कि एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किया। तो करम शाह और टीपू मीर, करम शाह और टीपू मीर, बिल्कुल बेसिक स्तर पर अभी आपको समझाया जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते चलेंगे, फिर आगे इसकी हम लोग डिटेल में और बात करेंगे। दोस्तों फिर है यहाँ पर देखिएगा फराइजी आंदोलन। तो फराइजी विद्रोह 1820, दादू मियां इसके संरक्षण करता रहे, नेतृत्व करता रहे, फराइजी के दादू मियां। दोस्तों ये बिहार जो लोक सेवा आयोग परीक्षा रहा था उसमें कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो फराइजी आपको याद रखना है 1820, दादू मियां, ठीक है दोस्तों। भील जनजाति आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भील जनजाति बड़े पैमाने पर पाई जाती है।
तो भील विद्रोह जो रहा 1820 में, नेतृत्व करता रहे उसके कौन? दशरथ। ठीक है दोस्तों, भील विद्रोह के नेतृत्व करता कौन रहे? दशरथ। तो ये पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट विद्रोह रहे। इसी के साथ साथ आप देखते हैं हम लोग दोस्तों पंजाब राज्य में देखिएगा कूका विद्रोह। दोस्तों एक कृषक आंदोलन का एक ये था, किसान जो आंदोलन था उसी का एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, कूका विद्रोह। और राम सिंह कूका, नेतृत्व करता कौन रहे? राम सिंह कूका। टाइम ड्यूरेशन क्या याद रखना है? 1860। ठीक है दोस्तों, कूका विद्रोह हमको याद रखना है कि राम सिंह कूका इसके नेतृत्व करता है 1860 में। तो कूका से राम सिंह कूका याद रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कच्छ विद्रोह, गुजरात का हिस्सा कच्छ, और नेतृत्व करता रहे इसके भारमल। 1816 में ये विद्रोह हुआ। ठीक है दोस्तों, गडकरी जो कि महाराष्ट्र के हिस्से में ये विद्रोह हुआ, गडकरियों के द्वारा गडकरी विद्रोह नाम दिया गया 1844 में, और बाबाजी हेरकर इसके नेतृत्व करता रहे। ठीक है दोस्तों, गडकरी विद्रोह कहां याद रखना है? महाराष्ट्र में याद रखना है गडकरी विद्रोह। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये पश्चिमी घाट के हिस्से में, इसको महाराष्ट्र और केरल का न जुड़ करके पश्चिमी घाट के पूरे हिस्से को हम लोग देखेंगे। रामोसी विद्रोह, जिसमें चित्तर सिंह और बलवंत फड़के ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और 1822 में हुआ, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिएगा पॉलीगर संप्रदाय, तमिलनाडु और केरला वाला जो क्षेत्र है, पॉलीगर संप्रदाय आप जानते हैं। तो पॉलीगर विद्रोह 1801 में हुआ, और कटवम्मान जो इसके नेतृत्व करता है उनको याद रखना। वैसे बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन जो बनाता है पॉलीगर विद्रोह का क्षेत्र पूछता है, तो हमको याद रखना है केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो पॉलीगर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 1801 में कटवम्मान इसके नेतृत्व करता रहे। दोस्तों रंपा विद्रोह, चेंचू आंदोलन, ये सभी आप लोग पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। तो रंपा विद्रोह 1879 में हुआ और सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता रहे। तो दोस्तों ये भारत के जो इंपॉर्टेंट 1757 से 1857 या उसके आसपास के जो विद्रोह रहे उनको हम लोगों ने देखा है। अब इस विद्रोह के पीछे वास्तविक स्थितियां क्या रही, यानी वास्तविक सामाजिक स्थिति क्या रही, भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति किस प्रकार से प्रभावित हुई, उसको भी देखेंगे। फिलहाल यहां तक की ये बातें, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब फिर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल अगर अभी आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और दोस्तों इसके बाद 1857 के विद्रोह की भूमिका क्या हुई उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर स्थानीय तौर पर रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग और जितने भी गवर्नर रहे 1857 के पहले उन्होंने किस प्रकार से एक नीतियों के तहत भारत को लूटने का कार्य किया, उसको भी हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रहा, और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं तक आज रखते हैं, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।